अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ लेडी लिजारस, विच इज़ रिटन बाय सिल्विया प्लैथ। सिल्विया प्लैथ जो है वो एक ऐसी पोइट थी, एक ऐसी राइटर थी जिन्होंने थ्रू एंड थ्रू अपने लाइफ के अंदर बहुत दफ़ा सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी, और जितनी भी इनकी अटैम्प्ट्स थी मोस्टली फेल गई। लेकिन एट द एंड जब इनकी डेथ हुई थी, इनकी डेथ सुसाइड की बेस पे ही हुई थी। क्लियर। और ये इसी चीज़ों को, इन्हीं बातों को इस पोएम के अंदर डिस्कस करने वाली हैं। इस पोएम का थीम है डेथ, सुसाइड, सुसाइडल थॉट। ये इम्पॉर्टेंट थीम है, साथ साथ आगे और रहेंगे, उनको हम तब जब लाइंस को डिस्कस करेंगे तब साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जब 10 साल की थी इन्होंने तब भी खुद को मारने की कोशिश की, 20 साल की थी तब भी कोशिश की, एंड अब ये 30s की हैं इस पोएम के अंदर, इन्होंने तब भी कोशिश की। और जब भी इन्होंने कोशिश की शी वॉज रेस्क्यूड, इनको बचा लिया गया और ये बच जाती थी, डेथ नहीं इनकी होती थी। ये अपना गोल बताती हैं, गोल क्या है इनका, डेथ, सुसाइड अटेम्प्ट करना। और ये कहती है मेरे गोल के दरमियान में और मेरे दरमियान में जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो डॉक्टर है जिसने इनकी जान बचाई थी। और जो पोएम है उसका टाइटल लेडी लिजारस है। लिजारस एक व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग बिब्लिकल रेफरेंस है, और कहा जाता है कि जीसस ने क्रिश्चियनिटी बिलीव्स के अकॉर्डिंग एक दफ़ा एक डेड पर्सन को ज़िंदा किया था, और जिस पर्सन को ज़िंदा किया था उसका नाम लिजारस था। अब वो मेल था और ये यहाँ पे फीमेल वर्जन ऑफ लिजारस प्रेजेंट करने वाली हैं इस पोएम के अंदर। जैसे रिजरेक्शन हुई थी लिजारस की, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सिल्विया प्लैथ लेडी लिजारस मेटाफोरिकली और सिंबॉलिकली खुद के लिए वर्ड यूज़ कर रही हैं और खुद की लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ये सिंबलाइज कर रहा है सेवियर को, मतलब जो अटेम्प्ट करने की कोशिश करी सुसाइड के सिल्विया प्लैथ, उनको अगेन एंड अगेन सेव किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, उनके सुसाइड के अटेम्प्ट को सक्सेसफुल नहीं होने दिया जा रहा। क्लियर। तो एनी हाउ अब हम टाइम को वेस्ट किए बगैर जो लाइन बाय लाइन एनालिसिस को करते हैं शुरू। कहती है आई हैव डन इट अगेन 1 year in every 10 I managed it। अब आई हैव डन इट अगेन, इट अगेन मतलब मैंने दोबारा इसको कोशिश की। किसकी? मैं ओपनिंग पे ही बता चुकी हूँ, सुसाइड की। 1 year in every 10, कहती मैं जब भी 10 साल गुजरते हैं ना, मैं उन 10 साल गुजरने के बाद हर दफ़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। आई मैनेज इट। और जब हम इनिशियली पोएम का बैकग्राउंड अंडरस्टैंड किए बगैर इनकी इन 3 लाइन्स को पढ़ते तो हम लोगों को समझ नहीं लगती, लेकिन जब हम लोग पोएम को फर्दर पढ़ते हैं और इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो हम लोग समझ लगते हैं कि यहाँ पे वो आई मैनेज इट जो बात कर रही हैं वो डेथ की कर रही हैं। ठीक है। अब ये डेथ की, सुसाइड की अटेम्प्ट क्यों करती हैं, उसके 1 by 1 आगे रीज़न प्रेजेंट करेंगी। ये अपनी लाइफ को ज्यूइश की लाइफ से कंपेयर करती हैं, जिनको नाजी पार्टी ने एक्सप्लॉइट किया था, जिनकी स्किन जो थी उनको जला कर उसे डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स बनाए गए थे। इसमें बहुत ज़्यादा डार्क इमेजरी प्रेजेंट करेंगी, एक हाउंटिंग काइंड ऑफ इमेजरी प्रेजेंट करने वाली हैं। फिर कहती है A sort of walking miracle, my skin bright as a Nazi lampshade, my right foot a paperweight, my face a featureless fine Jew linen। अब वो कहती है सुसाइड करने की कोशिश की गई, रेस्क्यू कर लिया गया, तो a sort of walking miracle, कि एक मेरिकल की तरह का था, कि मतलब मुझे बचा लिया गया और मैं चल रही हूँ इधर उधर। फिर उसके बाद कहती है अपने आप को ये रेफर कर रही है आगे, माई स्किन, मेरी स्किन, ब्राइट एज अ नाजी लैम्प शेड, नाजी जिस तरह लैम्प शेड बनाते थे बिल्कुल वैसे ही ब्राइट है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रही है, ये हॉलोकास्ट का आइडिया प्रेजेंट कर रही है, जिसमें नाजीज़म एक हिटलर की पार्टी थी। हिटलर ने जितने भी ज्यू थे, यहूदी थे, उनको मारा, जिप्सीज को मारा, जैसे हमने डैडी के अंदर पढ़ा था, सारा का सारा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो नाजीज ने जिप्सी को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है।
और ज्यूज़ को भी एक्सप्लॉइट किया, और इवन कि वो जितने ज्यू थे उनको मारने के बाद उनको जला के उनकी खाल से लैम्प शेड बनाया करते थे, पेपर वेट बनाया करते थे। तो वही कह रही है, कहती है कि मेरे साथ भी लोगों ने यही की है कि मुझे लैम्प शेड बना दी, मेरी खाल जला के रख दी है, मेरी खाल से पेपर वेट बना के रख दिया हुआ है। माई फेस अ फीचरलेस फाइन जियो लिलन, मेरा फेस जो है बिल्कुल वो जियो की तरह हो चुका हुआ है। मेरे इमोशंस, मेरी पेन, मेरी सफरिंग, वो सब कुछ ज्यूस जैसे हैं। जैसे नाजिस ने ज्यूस को एक्सप्लॉइट किया था, वैसे ही लोगों ने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, मेरी लाइफ ने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ क्योस। और माई फेस अ फीचरलेस मतलब मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मेरी कोई पोजेशन ही नहीं है, मैं बस लोगों के हजूम में हूँ और मैं सब कुछ खो चुकी हुई हूँ। फिर है लाइन देखिए, पील ऑफ द नैपकिन ओ माई एनिमी, डू आई टेरिफाई। ओ माई एनिमी, एनिमी यहाँ पे डॉक्टर भी हैं और लोग भी हैं। वो यहाँ पे उन लोगों से कह रही है, डॉक्टर से कह रही है, रीडर से कह रही है, ऑडियंस से कह रही है। यहाँ पे पील ऑफ द नैपकिन, कि मेरे ऊपर जो नैपकिन है उसको ख़त्म कर दो और देखो मेरे अंदर क्या है। यानी कि जिस लिबादे के अंदर, जिस लिबास के अंदर मैंने खुद को ढांपा हुआ है, जिस आउटर लेयर के अंदर मैंने खुद को कवर किया हुआ, उसको ख़त्म करो और देखो मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। और वो कहते हैं मुझे कोई भी समझता नहीं है, कोई भी मेरी जो रूह है उसको नहीं जानने की कोशिश करता। फिर कहती है, डू आई टेरिफाई, कहती है अगर तुम लोग मेरे अंदर को देख लोगे, मेरे इनर सेल्फ को देख लोगे, तो जो लोग हैं ना वो डर जाएंगे। और लोग डर क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरे अंदर इतनी पेन है, इतनी सफरिंग है, तो लोग उसको देख के खौफ खाएंगे और देखेंगे कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी सिर्फ गोश्त है, यानी कि फ्लैश है, मेरा खून है, मेरी खाल है, अंदर तो मेरी सोल मर चुकी हुई है। द नोज, द आई पिट्स, आई बॉल की जगह आई पिट्स का वर्ड यूज़ किया है। द फुल सेट ऑफ टीथ, द सोल ब्रेथ विल वैनिश इन अ डे, soon the flesh, the grave cave at it will be at home on me। अब यहाँ पे उसने वर्ड, बहुत डार्क वर्ड यूज़ किए हैं। द नोज, द आई पिट्स, के आंखें जो वो अंदर घुसी हुई हैं, जो दांत हैं, जो उसकी सोर थकी हुई सांस है, ये सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा। और जो फीचर्स ने यहाँ पे मेंशन किए, वो फीचर बेसिकली एक डिकेइंग बॉडी के होते हैं, एक ऐसी बॉडी जो कि दबाव होने वाली होती है। कहते सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर कहती है सून द फ्लैश, द ग्रेव केव एट विल बी एट होम ऑन मी। यहाँ पे वो क्या बता रही है? एम्प्टीनेस बता रही है, नमनेस बता रही है कि एम्प्टीनेस ने, नमनेस ने इसकी सोल को टॉर्चर किया हुआ है और फिजिकल जो है डिकम्पोजिशन हो गई हुई है इसकी, सोल जो है वो डिकम्पोज हो चुकी हुई है और फिजिकल जो इसकी बॉडी है वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के अंदर है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। अब इसके बाद है एक नेक्स्ट लाइन में निकाल, हाँ, एंड आई अ स्माइलिंग वुमेन, आई एम ओनली 30 एंड लाइक द कैट आई हैव 9 times टू डाई। बेसिकली कैट्स के बारे में कहा जाता है कि वो 9 times टू बर्थ, उनकी 9 दफ़ा बर्थ होती है। ये कैट्स के बारे में मशहूर है। और यहाँ पे इसने कहा कैट आई हैव 9 times टू डाई, मतलब इसने डेथ की इमेजरी दी है, इसने पैसिमिस्टिक एटीट्यूड दिखाया है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की बजाय, बर्थ की बजाय इसने डेथ की बात की है। तो कहती है एंड आई अ स्माइलिंग वुमेन, मतलब अपेरेंटली लोगों को दिखता है कि दैट शी इज़ स्माइलिंग, लेकिन इनवर्डली शी इज़ नॉट अ स्माइलिंग वुमेन। कहते आई एम ओनली 30, मेरी तो अभी उम्र कितनी है, सिर्फ 30 years की है। अब यहाँ पे हम लोग को नज़र आ रहा है कि वो एक तरफ अपेरेंट अप्रोच की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो है ना वो इनवर्ड अप्रोच की बात कर रही है। इनवर्डली शी इज़ फिनिश्ड, इसकी सोल ख़त्म हो चुकी है, फिज़िकली शी एग्जिस्ट, लेकिन जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और ये यहाँ पे दुख भी कर रही है।
आई एम ओनली 30 कह के, 30 मतलब एक यंग एज चल रही है, डेथ की एज नहीं आई, जिस वजह से इसको दुख हो रहा है कि ये मर नहीं पाएगी अभी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स की ही है। तो डेथ जो है वो इससे अभी बहुत दूर है। फिर कहती है एंड लाइक द कैट आई हैव 9 टाइम्स टू डाई, मतलब जिस तरह मैंने बताया था कैट जो है वो 9 टाइम बर्थ होती है उसकी, उस तरह कहती है मुझे भी कैट की तरह ना अपनी डेथ तक पहुंचने के लिए मज़ीद अटैम्प्ट्स करनी होंगी, मज़ीद कोशिश करनी होगी। और यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि जो लजारस है, मैंने बताया था ना उसको लाइक रिजेक्ट किया गया था, बचाया गया था, यहाँ पे लेडी लजारस डिसअपॉइंटेड है बीइंग एट अलाइव होने पे, ये डेथ चाहती हैं। फिर है दिस इज नंबर 3, व्हाट अ ट्रैश टू एनहिलेट ईच डिकेड, व्हाट अ मिलियन फिलामेंट्स द पीनट क्रंचिंग क्राउड शोव्स इनटू सी। यहाँ पता लगता है कि वो हर डिकेड, हर 10 साल बाद ना डेथ के बड़े करीब आती हैं। जब इन्होंने कहा कि नंबर 3 मतलब अब 30 ईयर्स की हैं, जब ये 10 की थी इन्होंने तब सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, जिसको कहती हैं कि वो एक एक्सीडेंट था। फिर 20 की थी तब सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, एंड 30 की अगेन सुसाइड कमिट करने की कोशिश करती हैं। तो ये यहाँ पे जो 3 है ना, नंबर 3 इस चीज़ को रेफ़र कर रहा है। फिर इसके बाद जो प्लैथ है वो अपने आप के ऊपर, अपनी मिजरी के ऊपर फोकस करती हैं, और जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हैं, ये उनको पीनट क्रंचिंग क्राउड कह रही होती हैं। यानी एक ऐसा हजूम जो कि उसकी जो सांस है उसके अंदर दम करके, यानी कि सांस को तंग करके रखा हुआ है, सफोकेशन क्रिएट की हुई है उसके लिए, और क्या बने हुए हैं उसके ऊपर सिर्फ नजरें रखे हुए हैं। फिर इसके बाद कहती हैं then unwrap me hand and foot, the big striptease, gentlemen ladies, these are my hands, my knees, I may be skin and bone, nevertheless I am the same identical woman. The first time it happened I was 10, it was an accident. अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन्स है 3, उनमें वो क्या बता रही हैं कि लजारस जिनकी डेथ हो गई थी टॉम के अंदर, ठीक है, अब ये उनकी बात करिए, यानी कि लेडी लजारस कहती मैं वो लेडी लजारस हूँ जो कि डेथ के बाद जिसको रिजरेक्ट किया गया था, बचाया गया था, जिंदा किया गया था, लेकिन वो स्टिल अपने बुरियल क्लॉथ के अंदर था, वो बिल्कुल वैसे की लेडी लजारस है। तो यहाँ पे वो इस एक्ट के ऊपर कि जिनको बचाया गया और बचा के कब्र से बाहर निकाला गया और उन्होंने बरियल क्लॉथ पहने हुए थे, वो उस एक्ट के ऊपर खुश नहीं थी, ठीक है, ये इसको अपनी फतह यानी कि ट्रम्फेंट नहीं समझ रही थी, लेकिन स्केप्टिकल थी। और यहाँ पे वर्ड बिग स्ट्रिप टीज जो है वो रेफर कर रहा है कि वो पर्सन जो बिल्कुल डेथ के करीब था लेकिन उसे दोबारा जिंदगी के करीब लाया गया, बैक टू लाइफ। जेंटलमैन लेडीज़ यानी कि जो इसके इर्द गिर्द लोग थे वो इसको कंफर्ट देने के लिए नहीं थे, बल्कि वो इससे इंटरटेनमेंट लेने के लिए थे। फिर उसके बाद कहती है कि जो मेरे हाथ है, मेरे नीज़ है, मेरी स्किन है, मेरे बोन है, मतलब यहाँ पे वो रियलाइज़ कर रही हैं कि दैट शी इज़ अलाइव। वो अपने हाथों को, अपने नीज़ को, अपनी अपने बोन्स वगैरह को देख रही हैं, अपनी स्किन को देख रही हैं, वहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी फिज़िकली अलाइव है, जो चीज़ उनको प्लेजर नहीं प्रोवाइड करती। और ये चीज़ यहाँ पे ये भी हाईलाइट कर रही है कि बिल्कुल वो वैसी थी जैसे वो डेथ को एक्सपीरियंस करने से पहले थी, ठीक है, यानी कि सुसाइड करने से पहले जैसे थी बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, जिस वजह से इनको दुख भी होता है। और जो लास्ट लाइन है जिसमें कहते हैं नेवरदलेस आई एम द सेम आइडेंटिकल वुमन, यानी कि जो मैं पहले थी मैं अभी भी वही हूँ। द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड इट आई वाज 10, यानी कि जब पहली दफ़ा मैंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी तब मैं 10 साल की थी और ये एक एक्सीडेंट था, ठीक है। ये इसको एक्सीडेंट का नेम क्यों दे रही हैं? अगर हम डैडी पोएम पढ़ी है इनकी तो वहाँ पे देखा होगा इनके फादर की डेथ हुई थी, फादर की डेथ के बाद शी ऑल्सो ट्राई टू कमिट सुसाइड, ताकि ये अपनी जो इनकी बोन है उनकी बोन को या फादर की बोन के साथ रखा जाए या फिर ये जो है कब्र में अपने फादर के साथ मिल सकें। और कहते हैं इट वाज एन एक्सीडेंट, यानी कि अब यहाँ पे कह रही है कि वो एक एक्सीडेंट था।
तो एनी हाउ जब फर्स्ट टाइम सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, इनको तब भी बचा लिया गया था। फिर है द सेकेंड टाइम आई मेंट टू लास्ट इट आउट एंड नॉट कम बैक एट ऑल, आई रॉक्ड शट। कहती जब मैंने दूसरी दफ़ा कोशिश की थी, मुझे फिर से बचा लिया गया था। मेरा पर्पस था कि मैं ना बाहर आऊँ, मैं मर जाऊँ। और कहती मैंने अपने आप को एक कफिन के अंदर बंद कर लिया था, और वो कफिन सी शेल जैसा था। यहाँ पे सी शेल जो है वो रेफरेंस है टू द बॉडी विच केप्ट हर सोल केज्ड। जैसे नेक्स्ट देखिए, एज a seashell they had to call and pick the worms off me like sticky pulse। जिनमें इसी बात को रेफर कर रही हैं कि जब इन्होंने डेथ कमिट करने की कोशिश की, सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, अपनी सोल को ख़त्म होने देने की कोशिश की, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जिन्होंने इसको देखा था उन्होंने इनको बाहर बनाना शुरू कर दिया सोफोकेटिंग चैम्बर के अंदर से। यानी कि इनको तब भी सुसाइड कमिट करने से रोक दिया गया। इनकी जो अटैम्प्ट थी वो फेल्ड हो गई। फिर है डाइंग इज़ एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। तो इनके नज़दीक जो मरना है वो एक आर्ट है, एक टैलेंट है। फिर ये नेक्स्ट लाइन में कहती हैं, आई डू इट सो it feels like hell, I do it so it feels real, I guess you could say I have a call। और यहाँ पे ये वर्ड आई यूज़ कर रही हैं, यानी कि अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और कह रही हैं कि जब मैंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये एक हेल की तरह की है। मुझे महसूस हुआ कि हेल एक रियल प्लेस है, एक इमेजिनरी प्लेस नहीं है। और मुझे महसूस हुआ आई हैव अ कॉल, मतलब कि लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है अदर देन टू डाई, मरने के अलावा। कहती है इट्स ईजी इनफ टू डू इट इन अ सेल, इट्स ईजी इनफ टू डू इट एंड स्टे पुट, इट्स थिएट्रिकल। ये अगेन लिंक्ड है प्रीवियस लाइन से। प्रीवियस लाइन्स में वो कहती है ना कि जो उनकी रिलीफ, उनकी सफरिंग, उनकी एप्टीनेस, उनकी नंब है, इन सब को जो इनको रिलीफ मिलेगा, मतलब सब कुछ कहाँ मिलेगा उनको, इन सब से जो आज़ादी कहाँ मिलेगी, डेथ पे। और जब भी वो डेथ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करती हैं उनको बचा लिया जाता है, वो डेथ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं। और इसी के साथ वो इन लाइंस में, यानी कि जो हमने अभी पढ़ी हैं, उन लाइंस में रिफील करती हैं कि जो लाइफ की तरफ वापस जाना है ना, इनके लिए वो सफरिंग का कॉज है। और ये फर्दर रिवील करती हैं कि दैट शी थिंक्स इट शुड बी ईजी इनफ टू एंड हर लाइफ इन एन आइसोलेटेड सेल एंड स्टे पुट। कि मतलब क्या है, इनके लिए आसान होगा कि आइसोलेटेड सेल के अंदर एक जो है डेथ कमिट करें, सुसाइड कमिट करें। और आगे लास्ट लाइन को रिलेट करती है नेक्स्ट टेंसर से। कहती है इट्स theatrical come back in broad day to the same place, the same face, the same brute amused shout, a miracle that knocks me out, there's a charge। कहती जब वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं और उसके बाद जब उनको रेस्क्यू किया जाता है तो उनके लिए बड़ा हार्ड पार्ट है इनकी लाइफ का कि वापस आएँ और जितने भी क्राउड है उनको फेस करें। ये इनको एक थिएट्रिकल प्रोसेस लगता है। ठीक है, एक थिएटर के अंदर से ड्रामा हो रहा होता है, दैट इज rather performed than felt। और जब ये अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आती हैं तो इनको फिर सब कुछ थिएट्रिकल लग रहा होता है कि जैसे ये पहले से ही जानती हैं कि अगर ये सुसाइड कमिट करने गई और ये बच गई, वापस आ गई, तो क्या होगा कि वहाँ पे सेम प्लेस होगी, सेम ब्रूट फेसेस होंगे जो इसको देख रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, इसके ऊपर शाउट कर रहे होंगे इन अ अम्यूज्ड वे, और इसको जिंदा देखे कहेंगे अ मिरेकल, यानी कि ये तो वापस लाइफ के अंदर गई तो एक मिरेकल की तरह का है। और जब कहते हैं ये वर्ड, जब लोग कहते हैं दैट नॉक्स मी आउट, ये मुझे अलर्ट कर देते हैं, नॉक्स मी आउट करते हैं, ये मेरे दिमाग को घूमते हैं। और कहते हैं इस तरह के लोगों के ऊपर चार्ज लगाना चाहिए जो ऐसे वर्ड बोलें, जो ऐसे आपको स्टेयर करें। ठीक है, फिर उसके बाद कहती हैं फॉर द आइंग ऑफ माई स्कार्स देयर इज़ अ चार्ज, फॉर द हेयरिंग ऑफ माई हार्ट it really goes, and there is a charge, a very large charge, for a word or a touch or a bit of blood। अब यहाँ पे कहती है जो लोग आते हैं आए, आके इसके जो वाउंड्स देखते हैं वो देखें, और
देखिए कि हाउ शी इज़ फीलिंग, वो कैसा महसूस करे। कहते हैं जो भी लोग आते हैं इसके पास इसको देखने के लिए कि कैसा महसूस कर रही है, उनको चार्ज देना होगा, मतलब पैसे दें। वो अपने आप को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रही है जिसको वो पब्लिकली डिस्प्लेड कर रही है, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको लोगों के सामने रखा गया है। वो कहती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो कि मास्टर है आर्ट ऑफ डाइंग के अंदर, और लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हों और इसके जो आर्ट है उसको देखें, इसकी जो स्टडी है वो करें। कहते जब उसको लोग ऑब्जर्व करना शुरू होंगे, वहाँ पे वो देखेंगे कि इसके स्कार्स हैं, ठीक है, ज़ख्म लगे हुए हैं, इसका जो दिल है वो उसकी जो बीटिंग है उसको सुन पाएंगे। और कहते जब उसकी वो बीटिंग सुनेंगे उसको उसका भी चार्ज देना होगा। यानी यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि वो फिजिकली अलाइव है, उसकी सोल मर चुकी हुई है और वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग कंसीडर कर रही है। और जब ये लास्ट लाइन में ब्लड का वर्ड यूज़ कर रही है, ब्लड सिंबलाइज कर रहा है एंगर को, उसके गुस्से को। और कहती लोग अगर उसको देखना चाहते हैं तो उनको चार्ज पे करना पड़ेगा। ये भी गुस्से में सार्केस्टिक रिमार्क दे रही है। फिर कहती है और अ पीस ऑफ माई हेयर और माई क्लोथ्स सो हर डॉक्टर सो हर एनिमी। अब मैं कहती कि मुझे किसने बचाया, जिसने मुझे बचाया सुसाइड कमिट करने से वो एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर जो वो उसका एनिमी है, उसका दुश्मन है। फिर कहती है आई एम योर ऑपस, आई एम योर वैल्यूएबल द प्योर गोल्ड बेबी that melts to a shrike. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. यहाँ पे वो क्या कह रही है कि ये महसूस ये करती कि इनकी जो डेथ है ना वो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि लोग इसके इर्द गिर्द आएंगे और देखेंगे। और ये अपनी डेथ को यानी कि अपनी बॉडी को भी साथ साथ ये जो ज्वेलरी होती है, ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी, उसके साथ कंपेयर कर रही होती हैं। और फर्दर ये भी कहती है कि जो इनकी बॉडी है वो क्या है, वो एक मैन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्यूटीफुल बट हार्ड एंड लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहती हैं Ash, ash, you poke and stir, flesh bone, there is nothing there, a cake of soap, a wedding ring, a gold filling. जब ये कहती है ना ऐश ऐश यू पॉक एंड स्टिर, यहाँ पे वो कह रही होती है कि मेरी बॉडी, जैसे कि उन्होंने वो कहा डू नॉट थिंक आई अंडर एस्टिमेट योर ग्रेट कंसर्न। जब यहाँ पे उन्होंने लाइन बोली थी ना, और ये लाइन रेफर करी थी कि जो डेथ है ना वुड बी नथिंग मोर देन वॉचिंग अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी लाइन से लिंक आ गया है ऐश ऐश। वो कहती है कि मेरी बॉडी कुछ भी नहीं है, किसके लिए, मैन के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ प्लेयर है, एक ऑब्जेक्ट है लोगों के लिए। और कहती है मेरी तो बस सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट बचा है, लेकिन इनवर्डली देखा जाए फ्लैश बोन देयर इज़ नथिंग देयर, तो क्या है, मेरी सोल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है, सिर्फ मेरी बॉडी बची हुई है, मैं जो डिटैच हो चुकी हूँ अपनी बॉडी के साथ, और जो मेरे पास बचा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ट्रॉमाटाइज माइंड है। और यहाँ पे हम लोगों को अगेन नाजिज्म के जो एलिमेंट वो नज़र आ रहे हैं कि नाजिज जो है वो लोगों को जला के, जो ज्यूस बॉडीज़ थी उनको जला के साबुन बनाया करते थे। हमने स्टार्टिंग पे देखा लैम्प्स बनाया करते थे, उसके बाद ये उनसे ज्वेलरी बनाया करते थे, गोल्ड फिलिंग्स बनाया करते थे। और यहाँ पे यही कह रही कि जैसे नाजीज़ ने ज्यूस के साथ किया था, बिल्कुल वैसे ही लोगों ने मेरे साथ किया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अ केक ऑफ सोप, अ वेडिंग रिंग, अ गोल्ड फिलिंग, यानी कि मेरी जिस्म को जला के यही कुछ बचा हुआ है। जैसे कि नाजीज़ ने ज्यूस को जलाया था तो उनसे ये कुछ बनाया था। फिर ये कहती है हर गॉड, हर लूसीफर, बी वेयर। यहाँ पे ये कह रही है बी वेयर मतलब ये सबको वार्निंग दे रही है, स्पेशली विमेन को, कि आप गॉड से, लूसीफर से, मैन से, इन सब से दूर रहो। यहाँ पे कहती है कि बेसिकली जो पोइट है उनके अकॉर्डिंग गॉड, डेविल और जितने मैन हैं, मतलब जो आदमी है वो भी, जो गॉड है वो भी, जो डेविल है वो भी, सबके सब मैन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और कहते हैं जो मैन है उसकी इस विमेन के ऊपर पावर थी, और उस पावर की वजह से ये अपने गोल अचीव नहीं कर पाई। और ये यही सबको वार्निंग दे रही कि तुम लोग जितनी भी औरतें हो ना, वो मैन के जो पावर है, मैन की जो डोमिनेंस है, उनसे बच के रहना। तुम गॉड से, तुम लूसीफर से बच के रहना। लूसीफर बेसिकली डेविल को कहते हैं। और कहते हैं यही कॉज बन रहे उसके मेंटल टर्मोइल का। फिर कहती है आउट ऑफ द ऐश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन लाइक एयर। हमें यहाँ पे दोनों लाइन्स के अंदर फेमिनिज्म बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पे कहा गया है ना, आउट ऑफ द रैश आई राइज विद माई रेड हेयर। और यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स को हाईलाइट कर रहा है। एक ये कि हो सकता है कि राइजेस फ्रॉम द एशेस, सिल्विया प्लाथ मर जाए और मरने के बाद दोबारा जिंदा हो, इमोर्टल क्रिएचर बन के, और जितने भी आदमी हैं उनसे बदला ले, रिवेंज ले उनसे, जिन्होंने इसकी लाइफ को सफरिंग के अंदर डाल दिया, पेन के अंदर, हार्डशिप के अंदर डाल दिया। एंड दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ पे ये प्लानिंग करी कि ये सुसाइड जो है उसको छोड़कर जितने मैन हैं उनसे बदला लेना शुरू कर दे। एक तो सुसाइड कर ले, उसके बाद इमोर्टल क्रिएचर बन के, दूसरा सुसाइड कमिट करना छोड़ के जितने मैन हैं उनसे बदला लें, जिन्होंने इसको इस सफरिंग के अंदर, इस ट्रॉमा के अंदर भेजा है। और यहाँ पे रेड हेयर सिंबल है फोनिक्स का। अगर आपने हैरी पॉटर देखा, उसमें फोनिक्स देखा होगा आपने, एक क्रिएचर है जो कि जल जाती है, ठीक है, और जलने के बाद, मतलब आग लग के जल जाती है और जलने के बाद दोबारा से पैदा होती है अपने धुएं के साथ। देखा होगा आपने हैरी पॉटर के अंदर। तो कहती यहाँ पे रेड हेयर जो है वो फोनिक्स को भी सिंबलाइज कर रहे हैं, यानी मिथिकल क्रिएचर को सिंबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे कहती एंड आई ईट मैन लाइक एयर। तो कहती मैं फोनिक्स बन के आऊँगी और वॉर्न कर रही है हर एक को कि मैं जितने भी यहाँ पे आदमी हैं जिन्होंने मुझे अपना विक्टिम बनाया हुआ था, मैं अब उनका विक्टिम नहीं रही। शी इज़ नो लॉन्गर अ पावरलेस विक्टिम अंडर देम। ये उनके अंदर अब मज़ीद पावरलेस विक्टिम नहीं रही, बट अब क्या है, ये तैयार हो चुकी कि उन सबसे बदला लेकर रहेगी। ठीक है, तो थीम ऑफ रिवेंज, फेमिनिज्म और क्योस, डेथ, डिस्ट्रक्शन, सुसाइड, ये सब इसके अंदर हम लोग को नज़र आया है। हमारी यहाँ पे पोएम हुई कंप्लीट। आई होप कि ये पोएम आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दुआ में खास याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।